हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम कंटिन्यू वीडियो आपको बना रहे हैं, तो ऐसे ही हम आपके लिए हाजिर हैं इंटीग्रेशन चैप्टर, जो कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर होता है। जैसे देख लो, आप क्लास 12 का बात कर रहे हैं। अभी हम आईआईटी सब का बात नहीं कर रहे हैं, ओनली बोर्ड लेवल का बात कर रहे हैं, क्लास 12 का। जैसे बोल सकते हो कि भाई इसमें क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। सर, ये सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड भी हो, वो भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। या फिर एनडीए का एग्जामिनेशन जो होता है, एक्स ग्रुप, ये सब जो होता है, उसके लिए आपको ज़बरदस्त है। ये जो हम सिखाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त है। आप वीडियो एकदम कंटिन्यू देखो। हम आपके लिए एकदम मज़ेदार चैप्टर लेकर के आए हुए हैं, इंटीग्रेशन। लेकिन देखो, यहाँ पे मेन मुद्दा है कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन का बात करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन का मतलब देखो, चैप्टर से ही समझ में आता है, नाम से। जो जनरली देखो, चैप्टर हम 7 लिखे हैं, क्यों? क्योंकि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम आपको चैप्टर वाइज हम बता रहे हैं, चैप्टर 7। क्योंकि मेन बुक तो भाई, टेक्स्ट बुक तो एनसीईआरटी होता है, जिसे हमारा रेफरेंस बुक है, आर डी शर्मा है, हरेश अग्रवाल है, या केसी सिन्हा है। तो ये सब होता है रेफरेंस बुक है। बहुत सारे बुक्स होते हैं। तो हमारे जो ये सीबीएसई में हो या फिर मेरे स्टेट बोर्ड में हो, तो हम लोग जनरली यही एनसीईआरटी ही फॉलो किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। जैसे में यहाँ पे हम लेकर के आए हुए हैं, चैप्टर है 7, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना, इंटीग्रेट करना। मतलब इंटीग्रेट करना के मतलब सिंपल वे से अगर समझें कि इंटीग्रेशन होता क्या है, तो जैसे मान लो कि आप ईंटा देखो ना, ब्रिक्स देखो ना, ईंटा, जो ईंटा हम लोग जोड़ते हैं, सिंपल वे से क्या करते हैं, एक एक ईंटा एक एक जोड़ करके कितना बहुत सारा उसको हम लोग बना सकते हैं अपना। जैसे अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो इसी तरीका से एक एक चीज को जोड़ जोड़ करके जो हम लोग बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, एक छोटा सा छोटा चीज को जोड़ते जोड़ते बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो आपको एकदम सिंपल भाषा में बता दिए कि इंटीग्रेशन का मतलब होता क्या है। मतलब इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ने का काम, ऐड करने का काम, एडिशन का काम होता है। तो ये देखो, पहला नंबर हम बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन। तो नेम, नेम में जो होता है, नेम इसका क्या क्या होता है, नाम क्या क्या दे सकता है, पहले नाम पे पहले चर्चा करते हैं। तो इंटीग्रेशन बोल सकता है, एंटी डेरिवेटिव बोल सकता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इसलिए इसका नाम पड़ गया एंटी डेरिवेटिव। इसी तरीका से होता है प्रीमेटिव, इसका नाम कितने बुक में मिलते हैं, यहाँ पे होते हैं प्रीमेटिव। या और इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, या इसका नाम होता है इंटीग्रल। यानी कि हम 4 नाम इसका पहले तो नामकरण बता लेते हैं कि भाई आप नाम से कंफ्यूज मत हो। वही चीज होता है सेम, अगर कहीं आपसे मिल जाता है तो इंटीग्रेशन बोलो, या एंटी डेरिवेटिव बोलो, या प्रीमेटिव बोलो, या इंटीग्रल बोलो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि भाई इसका मेन डिफिनेशन क्या होता है। तो देखो, एकदम इजी है। आप देखो यहाँ पे, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात यहीं से समझ में आ रहा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जैसे में आप देखो कि जैसे में हम अभी एग्जांपल के थ्रू आपको सिखाते हैं। तो इसको देखो, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। जो कौन सी का सिंबल से होता है, देखो ये वाला सिंबल होता है ना, ऐसे करके, ऐसे जो टेढ़ा बनाया गया है, इसी से हम लोग समझते हैं। ये साइन से ही पकड़ते हैं एग्जाम में, या कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन दे, या कहीं भी बुक में क्वेश्चन हो, तो साइन से ही समझ में आ जाता है कि ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखो, जो हम बोल रहे थे कि भाई इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो उसी का एक एग्जांपल लिए हुए हैं। जैसे में देखो, डी बाई डी एक्स हम लोग सबको जानते हैं यार, जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो बिना डिफरेंशिएशन के तो हम नहीं आते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है उसके बाद ही हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोई एक फंक्शन लिए हैं, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिए हैं। फंक्शन तो आप सिंपली जानते हो कि क्या होता है, फंक्शन होता है। जैसे आप नहीं जानते हो तो बता देते हैं सिंपल तरीका से। जैसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, जैसे में y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है। इसमें हम लोग देखो x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। ये होता है डिपेंडेंट, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे में देखो
फंक्शन क्या होता है, जैसे में कोई भी इसमें x डालो तो हमको y मिलता है। जो x डालते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। आगे चल के आपको बताएंगे फंक्शन चैप्टर में भी। और जो y मिलता है इसी का फंक्शन का हम लोग बोलते हैं भाई ये रेंज मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि भाई फंक्शन किसको किसको बोल सकते हैं, तो आप समझो कि इस फॉर्म में जितना हम लिख सकते हैं सब फंक्शन होता है। पहले तो फंक्शन का थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैसे देखो, जैसे तो हमको दे दिया किसी ने y इक्वल्स टू मान लो 1, ये भी एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें भाई ये पहला एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता है कि y इक्वल्स टू क्या है, f(x) भी होता है, फंक्शन होता है। तो 1 यहाँ पे देखो, कुछ भी डालो फंक्शन में, कुछ भी डाल दो, रियल नंबर, इमेजिनरी नहीं डालना है, तो रियल नंबर कुछ भी डाल दो हमको 1 ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। या बोल दो y इक्वल्स टू साइन x, x फंक्शन ही है। या इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलो, या हम बोल सकते हैं भाई x एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो y इक्वल्स टू क्या f(x) होता है, x के जगह पे कुछ भी डाल सकते हो। तो ये होता है ऐसा टाइप का जो भी फंक्शन मिलेगा उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जैसे में d/dx f(x) है, तो d/dx मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर लिए। मान लो कि इनकेस मान लो कि अभी हम कोई जानते नहीं है प्रॉपर, तो इसलिए हम लोग जनरल ले लेते हैं, f(x) लेते हैं। कोई फंक्शन होगा तो इसका जो डेरिवेटिव होगा तो कुछ ना कुछ तो भाई दूसरा ही फंक्शन ना बनेगा। इसको f(x) माने है तो भाई कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट होकर के हमारा क्या मिलेगा, g(x) मिलेगा, कोई अदर फंक्शन मिलेगा। तो अब सोचो कि क्यों यहाँ पे लिखा हुआ था इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मेन पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, बिना कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं चलेगा मैथ में। तो देखो यहाँ पे, तो इसका हम लोग कुछ नहीं करे, देखो ये डेरिवेटिव इसका जो डिफरेंशिएशन करे ये मिला, तो इसी का ना इनवर्स प्रोसेस। तो इसको देखो यहाँ पे लेके आ गए, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, और जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए तो इसका रेस्पेक्ट आ जाएगा, dx आ जाएगा, क्योंकि देखो इसका भी dy/dx रेस्पेक्ट होता है। ये डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन x है तो उसका रेस्पेक्ट dx है, तभी हम डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। इसी तरीका से हम लोग इसका इंटीग्रेशन gx इसका लेके आ गए और ये dx हो गया। अब ये क्या हो गया, ये f(x) इधर आ गया और प्लस में हम लोग c लगा दिया। अब सर c क्या होता है, हम प्लस में c क्यों लगाते हैं? देखो एक बात बताते हैं, इसलिए क्योंकि c का मतलब ना ये फंक्शन हम अभी आपको हम सिखाना चाहेंगे, दिखाएंगे कि क्यों c लगाते हैं। c को बोलते हैं यार एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, या एनी कांस्टेंट भी बोल सकते हो। अभी जस्ट हम अभी इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन निकाले और यहाँ पे आ गया ये gx। अब इसको जो आया इसका यहाँ पे लगा दिया और dx इसी का क्या हो गया, इंटीग्रेशन f(x), सेम यही उल्टा मिल गया। अब प्लस में c लगा दिया। c लगाने का रीजन होता है कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, एक होता है डिफिनिट। तो हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या लगाते हैं, c लगाते हैं। तो आपको फिर से दिखाते हैं, देखिएगा। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई इसका जो बता रहे थे कि वेयर c क्या होता है, देखिए तो वेयर c इक्वल्स टू होता है c कैन बी एनी कांस्टेंट। हम बोले कि c कोई एक कांस्टेंट होता है। अब वैल्यू ऑफ c इज इनडिफिनिट, और जो c का वैल्यू होता है ना इनडिफिनिट होता है, कुछ भी ले सकते हैं। इनडिफिनिट मतलब कुछ भी, रियल नंबर का चीज, इमेजिनरी पार्ट नहीं ले सकते। फिर बोल सकते हैं एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं, सी को, मतलब कि सी जो होता है इसी को एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जैसे में एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट का मतलब होता है, जैसे मैं मान लो कि आप कोई अल्फाबेट ले सकते हो, जैसे में ABCD XYZ ले सकते हो, तो ऐसा जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन कितना होता है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन दो होता है। पहला होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे पहले समझ लो कि भाई टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में c लगता है, देखो वैल्यू ऑफ c इज इनडेफिनिट, क्योंकि हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c लगाते हैं और डेफिनिट इंटीग्रेशन में c नहीं लगाते हैं। अब हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जो c क्यों कैसे आया, क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे कि डिफिनिट, इनडिफिनिट और डिफिनिट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में फिर हम लोग काम करते हुए चलते हैं। जैसे में आपको देखना है कि देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लिए हुए हैं कि कैसे हम सी क्यों लगाते हैं, क्या होता है डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं d/dx x² लिए हुए हैं,
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x होता है, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला लगा है। जैसे में आप देखो क्या होता है फॉर्मूला, d/dx x की पावर n होता है nx n-1 होता है। ये इसका फॉर्मूला लगाए हैं। अब पावर आगे आ जाता है, एक पावर आगे घट जाता है, तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो पावर आ गया, एक 2 में से 1 घट गया, तो इसीलिए 1 नहीं लिखे हैं। तो इसका जो होता है, अब एक बात ये भी है, अगर याद नहीं है तो रिकॉल करवा देते हैं, सी फॉर एनी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है d/dx x²/dx, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, तो d/x² + 1/dx, तो x² का तो 2x, लेकिन 1 क्या है कांस्टेंट है, ये भी 0 होगा, अरे 2x होगा, तो ये कितना हो जाएगा d/dx x² + 2, तो इसका भी कितना 2x, इसका भी 2 का कांस्टेंट का कितना 0 होगा। तो ऐसी तरीका से कितना x² + 10 है, तो इसका भी कांस्टेंट का 2x है, अरे इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका 0। तो इसी तरीका से हम 100 तक के भी ले सकते हैं, तो x² कुछ भी लो 100 प्लस कितना 2x। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि c क्यों लगाते हैं, देखो यहाँ c का वैल्यू यही मेन एग्जैक्ट होता है, ऊपर भी ले सकते थे, 0 के बाद -1 भी आ सकता था, ऊपर भी जा सकता था, कुछ भी पॉइंट में भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 या 2 ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कितना, जो वैल्यू जो चेंज हो रहा है ना, इसी वैल्यू को हम लोग क्या कर दिए, फिक्स कर दिए सी के साथ, कि अरे एक ऐसा वैल्यू मान लिया, सी ऐसा वैल्यू एक मान लिया है, इंटीग्रेशन में मान लिया गया है कि जो आपको हर वैल्यू दे सके, मतलब जितना भी कांस्टेंट का वैल्यू हो वो सब दे सके, मतलब सी एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। जैसे मैं देखो सी की जगह पे कुछ भी एनीथिंग कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो अभी जो हम अभी जो डेफिनेशन से बताए थे आपको कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है डेरिवेटिव का। तो यहाँ पे देखो चुपचाप हम लोग इधर से देखो, इसका डेरिवेटिव है 2x, यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे क्या कर लिए, इसका रेस्पेक्ट लगा दिए, dx इंटीग्रेशन ऑफ, तो कितना दे रहा है, तो डिफरेंशिएशन यही ना है x², और c की जगह पे क्या, ये c क्या इतना लिख सकते थे हम लोग कि 1 2 3 100, इसीलिए एक ऐसा नंबर को फिक्स कर दिया गया, इसके जितना भी नंबर तुमको दिख रहा है 1 2 3 या जो भी लेते हैं 10 100, तो उसी के जगह पे हम लोग क्या लिख दिए c। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखा जाए तो सी का आर्बिट्री कांस्टेंट का क्या काम होता है, क्या होता है, यही होता है। तो देखो एक बात बताते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में अंतर क्या होता है, कि देखो हम लोग जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा उसमें ना ओनली एक कर्व होगा, तभी तो हम लोग एरिया पढ़ते हैं। इसका जो चैप्टर अगला जो चैप्टर होगा, जो 8 चैप्टर होता है, वो चैप्टर का नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो उसमें हम लोग ना तरह तरह का क्या एरिया निकालते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग तो बहुत सारा क्या किए हैं अभी तक, जितना भी हम लोग 9th हो 10th हो या पीछे जितना भी एरिया, तो जो जैसे मान लो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते थे, एरिया ऑफ सर्कल निकालते थे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते थे, जो कि जेन्युइन फॉर्मूला होता था, और जो कि जेन्युइन हमको शेप पता होता था कि रेक्टेंगल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है इंटीग्रेशन में, वहाँ पे ऐसा जरूरत पड़ गया कि यहाँ पे कोई शेप उप का हमको पता ही नहीं होता था। जैसे मान लो कि कोई ऐसा शेप मिल गया या फिर ऐसा शेप मिल गया, तो यही शेप के लिए वो शेप यूज अगर आ गया तो कैसे इंटीग्रेशन निकालते, क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था, इसीलिए इंटीग्रेशन का हम लोग वाइड यूज होता है एरिया निकालने में, ठीक है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग एरिया निकालेंगे, उसी से जो अब इसका एप्लीकेशन होता है, जो यूज होता है वही यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे और डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब सी हो गया। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे एक कर्व दिखा रहे हैं, आपको ग्राफ दिखाना चाहते हैं, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। देखो यहाँ पे ये कर्व ना कितना है फंक्शन का, y बराबर कितना x², तो ऐसे ही निकलता है फंक्शन का y बराबर x²। तो दूसरा जो होगा, जो तुम्हारा x² + 1, तो ये एक +1 पर यहाँ पे जो एक्सिस होगा ना 1, वहां पे ये शिफ्ट कर जाएगा। जो इसका ग्राफ बनाएंगे तो y बराबर कितना x² + 1, ये भी एक फंक्शन है, तो ये कितना 1 पे शिफ्ट करेगा। फिर इसी तरीके से अगर नीचे अगर हम आ गए यहाँ से, तो ये वाला जो ग्राफ है, देखो यहाँ पे एरो लगाया है, y बराबर कितना है x² - 1 है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है ना, तो ये -1 पे, और ये नीचे वाला जो ग्राफ है y बराबर x² - 2, तो ये कितना -2 पे। तो इसीलिए -1 ये एक्सिस के अकॉर्डिंग, प्लस और माइनस हम लोग लिए हुए हैं। तो देखो ये क्या बनाता है, क्या यही 4 ही ग्राफ तुमको दिख रहा है? नहीं, ये गुच्छा ग्राफ बना रहा है, ग्राफ का गुच्छा बना रहा है। ये ऊपर भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन सब एक ही जैसा एक ही जैसा, ये जितना भी ये फंक्शन है एक ही जैसा ग्राफ बनेगा, ऊपर भी बनेगा नीचे बनेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है
फैमिली ऑफ कर्व मतलब एक से ज्यादा कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ही बताओ कि अगर सी लगा देते, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में सी नहीं लगाते हैं, ओनली इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होता तो कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता, उसमें सी नहीं लगाते हैं क्योंकि उसमें ओनली एक प्रॉपर कर्व का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन एरिया निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई ना कोई एग्जैक्ट होता है, मान लो या तो एक्स स्क्वायर होता है या तो फिर वन, उनका कुछ नहीं बात करता, ओनली एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कहाँ से जाता है, ये बीच वाला जाता है। इसी से हम लोग इसका जो नीचे वाला जो कर्व पूछेगा या एरिया पूछेगा या ऊपर वाला जो एरिया पूछेगा उसी से निकाल सकते हैं हम लोग। ओनली डिफिनिट इंटीग्रेशन में ओनली वन एक कर्व होता है, तो आपको ये बात में ध्यान में रखना है, तब जाकर के हम लोग डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में डिफरेंस समझ सकते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इस पे देखते हैं। तो देखिएगा हम अभी फॉर्मूला ले रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला ले रहे हैं, जैसे मैं देखो दो टाइप बताए थे आपको कि एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जो ये 7.1 से एनसीईआरटी में 7.1 से 7.7 तक चलेगा, और 7.8 और 9 और 10 और 11 जो कि एक्सरसाइज इसमें दिया हुआ है 7.11 तक दिया हुआ है, तो वो होता है उधर डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, जो कि आपको हम बोल सकते हैं कि ये आपका स्टार्ट होता है, हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो होगा एक्सरसाइज कितना 7.1 यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। उधर तो हम लोग इंट्रोडक्शन समझ रहे थे, कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का बात कर रहे हैं। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यानी किसी को तो हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जो कि बोर्ड लेवल में आपको 29 फॉर्मूला याद रखना होगा। पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम एक ही जगह लिखवा देते हैं, जो कि आप जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे इसको क्या कर सकते हो कि एक चार्ट पेपर लो, और जहाँ पे पढ़ते हो आपका स्टडी रूम होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली चिपका लो। और इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे कि हम अभी डिफरेंशिएशन से ही समझें कि इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो जिसको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होता है वो आराम से कुछ कुछ मैच करवा के याद कर सकते हैं, सब तो नहीं करवा सकते, सबको किया जा सकता है उल्टा, लेकिन याद करने में उतना उल्टा करते जितना करेंगे उतना बढ़िया है कि भाई हम याद कर लेंगे इसको, तो हमारा सिंपली क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, इसी को बोलते हैं रिमेंबर। देखो रिमेंबर करवा रहे हैं, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का बोले तो फॉर्मूला यही होता है। तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं जैसे में टाइप 1 है, तो हम टाइप 1 और टाइप 2 वाइज में हम दो फॉर्मूला आपको दिखाना चाह रहे हैं, दो टाइप में। जैसे में टाइप 1 बोलता है, फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूछ रहा है, और ये कितना है, dx है, तो इसका रेस्पेक्ट है इंटीग्रेशन का, तो x की पावर n, तो n के जगह पे क्या हो सकता है, n के जगह पे एनी नंबर हो सकता है। जैसे आपको फ्रैक्शनल पार्ट में भी मिल सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहीं पे आपको देखना है। तो देखो यहाँ पे x की पावर n इंटू डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 और अपॉन में कितना n प्लस 1 हो जाएगा। अब प्लस c लगाते हैं, क्योंकि c तो हम लोग फॉर्मूला में लगाते ही है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। डिफिनिट इंटीग्रेशन में वही सेम फॉर्मूला होता है, ओनली सी वहाँ पे हम लोग नहीं लगाते हैं। तो एक फॉर्मूला एक ही जगह याद कर लो, सब काम चल जाएगा हम लोग का। तो देखो x की पावर n इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर n प्लस 1 डिवाइड n प्लस 1 प्लस c होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये n नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 अगर हम रख दिए तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी डिजिट बाय जीरो का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब देखो दूसरा जो फॉर्मूला इसका है इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब हम बोले इंटीग्रेशन dx, मतलब यहाँ पे सपोज क्या है, 1 छिपा हुआ है, क्योंकि क्या है इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि तो 1 तो छिपा होता है, हम लोग तो लिखते नहीं ना है उसको। तो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना, x प्लस सी, क्योंकि देखो आप डिफरेंशिएशन से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो ये उल्टा हम लोग याद कर सकते हैं। अगर जिसको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो वैसे ही उल्टा सोच लिख कर याद कर लेता है वो इसको। तो ये ध्यान में आपको रखना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर कितना है,
एक्स प्लस सी। तो एक्स का मतलब क्या हुआ, जनरली एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना एक्स होगा, और सी तो सब में लगा नहीं है। तो हम लोग देखो 3 नंबर में लिए हैं अंडर रूट एक्स डी एक्स, मतलब रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना, तो याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो हम इसी फॉर्मूला से इसको 3 नंबर को और 4 नंबर को इसी से निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि भाई याद कर लो रूट एक्स को और 1/√x को, क्योंकि अगर ऐसा याद करोगे तो तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स का 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। इसी तरीका से इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx का कितना 2√x प्लस सी होता है। तो इसमें भी देखो यहाँ पे इसको देखो, इसको रिलेट करो, इसको याद कर लेना। इसको हम बोलेंगे कि भाई इसको रिलेट मत करना जाना, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, और जो उल्टा होगा उसको हम लोग उल्टा से समझ लेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो 1 कितना है रूट एक्स डी एक्स है, तो इसका क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वो रूट एक्स का 1/2√x, रूट एक्स का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। लेकिन क्या होता है ना, इंटीग्रेशन को पसंद नहीं है कि भाई तू हमको कांस्टेंट भी नहीं रख सकता है इधर, और ना ही वो निगेटिव टर्म रख सकता है, तो ये उधर सब पार्सल कर देगा उसको। तो इधर से देखो 2 आता ना 1/2√x, तो ये 2 इसको दे दिया कि भाई तू हम नहीं लेंगे, अपॉन में नीचे था, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर चला जाएगा तो 2√x प्लस सी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको लेता नहीं है। तो ये ध्यान रखो कि हम लोग अपोजिट जब फॉर्मूला सोचेंगे तो सोचना है यहाँ पे कि निगेटिव नहीं लेगा और ना ही कोई कांस्टेंट टर्म लेने वाला है इधर। तो यही 1/√x dx का फॉर्मूला होता है 2√x प्लस सी। हम लोग या ऐसे भी याद कर लेते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन तो 1/√x का 2√x प्लस सी। इसी तरीका से 5 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू कितना 2√x प्लस सी है। तो क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं, गलत लिख दिए हैं, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना है आपको log mod x प्लस सी। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो होता है ना 1/x dx का log mod x प्लस सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो mod इसलिए लगाते हैं क्योंकि log निगेटिव टर्म नहीं लेता है। तो x के जगह पे खुद मना करवा दिया कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि पॉजिटिव टर्म को देना, बताएंगे आपको कि हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। इसी तरीका से देख रहे हैं 6 नंबर में, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का मतलब हो जाता है आपका, क्योंकि भाई एक्स का एक्सपोनेंशियल का एक्स प्लस सी होता है, तो इधर भी कितना एक्सपोनेंशियल का एक्स प्लस कितना एक्स का एक्स से होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स डी एक्स का, तो एक्स डी एक्स का, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स जनरल एक्सपोनेंशियल, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स लॉग ए होता है, एक्स लॉग ए। तो हम बोले थे ना कि भाई इसको ना कांस्टेंट टर्म पसंद नहीं है, तो लॉग ए क्या था, यहाँ पे लॉग ए है, तो ये एक्स अपॉन कितना है लॉग ए प्लस सी है, तो ये इधर वाला कांस्टेंट टर्म ये नीचे दे दिया इसको, तो ये ले लिया एक्स बाई लॉग ए ले लिया, क्योंकि बोले थे ना किधर ना कांस्टेंट लेगा ना कोई निगेटिव लेगा, तो इसको दे दिया। तो हम लोग अपोजिट से इसको याद कर सकते हैं, ये जितना भी है हम इसको अपोजिट हमको याद रखेंगे। बस याद करने के लिए देखो 2 टिक लगाए हैं कि अगर जिस बंदा को अगर डिफरेंशिएशन का हर एक फॉर्मूला याद है तो वो रिलेट करके ही याद करे तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि तभी आपको याद रह सकता है। ये 2 हम लोग याद कर लेंगे और ये उल्टा करके सोच लेंगे। इसी तरीका से चलते हैं, बोले हैं कि इसमें 29 फॉर्मूला है, तो देखो 8 नंबर में आते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स का मतलब क्या हुआ, तो देखो साइन एक्स डीएक्स का मतलब होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। खुद सोचो कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस को इसको पसंद नहीं है इंटीग्रेशन को, तो उसको दे दिया, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, अपोजिट से भी याद कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे 9 नंबर में cos x dx का इंटीग्रेशन कितना sin x प्लस सी होता है। अब तुम सोचो कि सर sin x जो है ना, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो अपोजिट लिखा हुआ है। फिर देखो 10 नंबर में tan x dx इक्वल्स टू कितना है log mod sec x प्लस सी, या इसको याद रखेंगे, ये अपोजिट में हम लोग याद नहीं कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ होता नहीं उधर। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल्स टू है log mod sec x प्लस सी, या और माइनस में log mod cos x प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में या आर एस अग्रवाल हो या आर डी शर्मा में दोनों फॉर्मूला ये यूज करवाएगा आपसे,
तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx log mod sec x प्लस सी या और माइनस log mod cos x प्लस सी। अगर यहाँ पे sec रेसिप्रोकल कर देते हैं तो माइनस आ जाता है, ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर में जो 11th नंबर में, इसको भी आपको याद रखना होगा। कोटेक्स dx इक्वल्स टू कितना, log mod sin x प्लस सी, ये भी याद रखिए। इसी तरीके से 12 नंबर है sec x dx, तो log mod sec x प्लस tan x, तो log mod sec x प्लस tan x, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी याद रखिए, आपको जो लगा रहे हैं आपको, ये आपको देगा cosec x dx, तो log mod cosec x माइनस में cot x प्लस सी। तो ये 14 नंबर ये अपोजिट से याद कर सकते हैं डेरिवेटिव का। तो देखो यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बराबर कितना, tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। cosec स्क्वायर x इक्वल टू कितना है, माइनस cot x प्लस सी, या cot x बराबर कितना, माइनस cosec x होता है। तो ये माइनस इसको तो लेगा नहीं, तो उसको दे दिया। तो और हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं अभी, देखिएगा, आपको फिर से दिखा रहे हैं जो बचा हुआ है टाइप 1 में। टाइप 1 में 20 फॉर्मूला है, और उसके बाद जो इसका जो सम स्पेशल जो होता है इंटीग्रल, उसका 9 फॉर्मूला है, जो कि हम टाइप 1 और टाइप 2 के हिसाब से आपको दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे 16 नंबर में है sec x इंटू tan x dx। तो आप लोग का अगर याद होगा डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला कि sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो अपोजिट से आप आराम से याद कर सकते हो इसको। sec x का क्या, sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x dx का कितना, sec x प्लस सी होगा। इसी तरीके से 17 नंबर ये होता है आपका cosec x इंटू cot x dx, तो माइनस cosec x प्लस सी, क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x dx। तो आप बताओ कि माइनस तो लेता नहीं है इधर, तो उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको दे दिया। सी को नहीं भैया लेता है, याद रखना, सी को नहीं देते इधर माइनस, मान ली इधर सी तो लगाते हैं। ये कंफ्यूजन मत करना, नहीं तो फिर आप ले डूबोगे। देख लो यहाँ पे 18 नंबर है, इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो dx इसका 2 रिजल्ट होगा, क्योंकि देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट माइनस में होता है, माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको सोचना क्या है कि तो निगेटिव लेता नहीं है, तो ये दोनों रिजल्ट इसके लिए फुलफिल देता है। तो इसीलिए साइन इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन इतना, कॉस इनवर्स एक्स का भी इंटीग्रेशन इतना होगा, क्योंकि अपोजिट दे रहा है, तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट से इसको भी याद कर लेंगे। इसी तरीके से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो ये दे देगा आपको tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और इधर भी कितना देगा, माइनस है, तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यही माइनस लेता नहीं, इधर दे दिया, सेम उसी के जैसा है। इसका देखो 21 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स है। तो इसका देखो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी है, और यहाँ पे दिया है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिए हुए हैं। तो अभी हम लोग फिर से देखते हैं, सम स्पेशल इंटीग्रल का भी बात करिए लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहे थे कि सम स्पेशल इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। देखिए सम स्पेशल इंटीग्रल जो होता है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। मतलब ये चेंज होगा, मान लीजिए एक जगह पे वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, एक्स में चेंजिंग नहीं होता है, ए में होता है। तो इस टाइप में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कैसा दे दे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका कोई उपाय नहीं है, आप इसको रटना ही पड़ेगा आपको। अब ट्रिक बता रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको इसको याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जिसमें में है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1 बाई 2a लॉग। अब ये देखो ये बता सकते हैं 1 बाई 2a, क्योंकि देखो यहाँ एक जैसा है, तो 3 है ना, ये देखो 3 एक जैसा बनेगा, और ये भी 3 एक जैसा, और जो अगला भी 3 जो हम आने वाला है वो भी एक जैसा होगा। ये ग्रुपिंग करके आप याद रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग मोड एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। देखो यहाँ से हम सोच लिए कि एक्स माइनस ए है ना, तो इसको एक्स माइनस ए करवा दिए, ये माइनस वाला है तो याद कर लिए एक्स माइनस ए, और फिर नीचे हो जाएगा एक्स प्लस ए। तो ये ट्रिक है, तो याद कर लो कि अंडर रूट सबको याद करता है स्पेशल इंटीग्रल को। इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, तो 1 बाई 2a लॉग मोड एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। इसी तरीके से देखो ये वाला की याद कर लेंगे, ये देखो कुछ नहीं है, चेंजिंग है, इधर ए स्क्वायर आ गया, इधर एक्स स्क्वायर आ गया, अपोजिट कर दिया, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग 1 अपॉन 2a लॉग, अब ये कितना दे देगा एक्स। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये उल्टा हो गया, ध्यान में रखिएगा
कि इसमें अगर माइनस आ जाता है तो अपोजिट में ये ऊपर चला जाता है, अपोजिट में लिखते हैं a प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी। सेम इसी के जैसा है, ध्यान में रखना है बस। फिर आपको जो तीसरा नंबर इसका जो आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यहाँ माइनस था, ये अपोजिट कर दिया था, अब और माइनस की जगह पे प्लस कर दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जिसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, डी एक्स बराबर कितना 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, जो कि 1/a tan इनवर्स x प्लस ए प्लस सी होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कि क्लास 12 में पढ़ना है, उसी जैसा जो इनवर्स होता है वही फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे 4 नंबर में होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, अब देखो यही वाला सेम है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रूट चढ़ा दिए हैं। देखो इसी फॉर्मेट में है लेकिन रूट चढ़ा दिए। तो इसमें होता है लॉग मोड एक्स प्लस अंडर रूट, देखो यही वाला ना, इसको याद रखो कि लॉग मोड एक्स देगा, लेकिन फिर से सेम यही वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा देते हैं प्लस सी। तो ये याद हो गया हमारा। फिर देखो यहाँ पे 5 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखो यहाँ पे तीसरा नंबर पे इनवर्स वाला आ जाता है, अब ये इसमें दूसरा नंबर पे आता है। जो नीचे वाला जो बताने वाले जो 3 बचा हुआ है उसमें भी दूसरा नंबर में ही ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह इसे ही सेम था, इसी का अपोजिट करके इसको रूट लगा दिया है। फिर देखो यही वाला है, इस पर रूट लगा दिया, तो इसका भी कितना 1 लॉग मोड एक्स, और यही वाला इसको हम लोग इधर उठा के चिपका देते हैं प्लस सी। तो फिर से जो 3 बचा हुआ है लास्ट इसमें, तो उसी का हम लोग देखते हैं। जो बोल रहे थे आपको ग्रुप करके याद रखना है, जो सबसे बड़ा जो देखो ये फॉर्मूला होता है, ये इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, या IIT हो या कहीं भी हो इतना ही फॉर्मूला होता है, उसमें कुछ और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो देखो यहाँ पे 7 नंबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। वही फॉर्मेट चल रहा है लेकिन अपॉन में नहीं है, ये अब बार ऊपर आ गया रूट के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसको याद रखना है x/2 अंडर रूट, ये देखो यही वाला सेम उठा लो, x/2 लगा करके ये लगा दो, ये सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद करने का तरीका है माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड, जो पिछला जो था ना वही वाला आ गया, देखो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसका कोई उपाय नहीं है, आपको याद रखना होगा। इसी तरीका से इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो यही x/2 इसी को हम लोग सेम यहाँ पे उठा दिए हैं। इसमें देखो माइनस था, इसमें प्लस ले रहे हैं, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। बोले थे ना कि सेकंड नंबर वाला पे ही आएगा, ये 3 का जो ग्रुप था इसमें इनवर्स का जो भी आएगा ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट आएगा, याद रखना होगा। 9 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स, देखो सेम यही वाला यहाँ पे उठा दिए हैं, रख दिए हैं, और यही है। अब ये कितना लॉग इसी के जैसा जो था यहाँ पे उसको रख दिए हैं। तो ये होता है आपका जो इंटीग्रेशन में, जो क्लास 12 में हमको इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो इसमें जितना भी फॉर्मूला होता है, स्पेशल फॉर्मूला होता है, सबको हम आपको बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल जहाँ पे आप पढ़ते हो उसको जहाँ पे चार्ट पेपर में लिख लो और चिपका करके कहीं पे दीवार में लगा लो। कहीं पे आप दीवार किसी का यार खराब मत कर देना यार, नहीं तो आपको अगर रूम में रहते हो और किसी का ऑनर तो भगा देगा यार मेरे जैसा। तो ऐसा नहीं, आप वहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैं फोम लगा लो या कुछ भी लगा लो उस पर, या कुछ ऐसा यूज करो कि दीवार किसी का खराब नहीं करना है। जो बोल रहे थे यार बोल देगा कि यार सर ही बोले थे कि हमको दीवार खराब कर दो। बाथरूम में मत चिपका देना यार, कितने बच्चा लोग तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय कहता था, देखते थे कि यार बाथरूम में भी चिपका देता था, ऐसा वैसा मत करना यार। तो हम लोग फिर से इस पे देखना चाहेंगे जो क्वेश्चन बनता है कैसे बनता है, तो हम इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा होने लगा है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमको इस पर जितना भी होगा पॉसिबिलिटी होगा क्वेश्चन सिखाने का, इसका जो फंडामेंटल लॉ है अभी सिखाएंगे आपको, और जो 7.1 है उसका एक्सरसाइज भी करवाएंगे। आप ऐसा नहीं सोचो कि नहीं हम करवाएंगे, जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे उसके साथ अपने से बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद उसका जो NCERT पे जो सिमिलर क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बन सकता है उसको हम सिखाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।